हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। बच्चों, ये वाला जो लेक्चर है ये आपको तब ज़्यादा काम में आएगा जब आप लोगों का एग्ज़ाम सर पे है, आपको जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। तो हम लोगों ने जो डिटेल में डिस्कस किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पहले आप जाके वो देखिए, अच्छे से समझिए सारे कॉन्सेप्ट्स, और जब हम एग्जाम टाइम पर क्विकली रिवाइज करेंगे तब आप लोग ये देख सकते हैं, या अगर आपका मन है एक बार उसको रिवीजन करने का तो भी आप ये वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम बिल्कुल जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से समराइज करके एक बार हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आपको याद होगा हमने इस वाले चैप्टर में एक एग्जाम्पल लिया था, जल्दी से वो स्टोरी एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि मैंने रसगुल्लों का बिजनेस स्टार्ट किया था। मैं ए, बी और सी से 3 फ्लेवर्स के रसगुल्ले लेती थी। वो था चॉकलेट रसगुल्ला, स्ट्रॉबेरी रसगुल्ला और मैंगो रसगुल्ला। ठीक है, मैं इन तीनों से अलग अलग फ्लेवर्स के रसगुल्लों को खरीद के अपने ठेले पर लगाती थी और मैं उनको बेचती थी। फिर हमने आइडिया सोचा था, लेकिन उसके लिए हमने कैपिटल लगाया। वो हमने कैपिटल सपोज 1 लाख हमने कैश में लगाया था और 50,000 के हमने रसगुल्ले लगा दिए थे। रसगुल्ले लेके आए थे हम लोग बिजनेस में। दैट इज हमारे क्या हो जाते हैं, रसगुल्ले गुड्स हो जाते हैं बच्चों। तो ये 1,50,000 जो टोटल मैंने बिजनेस में लेके आई, भले ही वो कैश के फॉर्म में हो, 1 लाख कैश, या 50,000 के रसगुल्ले जो लेके आई मतलब वो गुड्स के फॉर्म में हो। तो कैपिटल मेरा जो 1,50,000 है, आपने यहाँ पे ये चीज कॉन्सेप्ट समझा था कि कैपिटल जो है वो आप कैश के फॉर्म में भी ला सकते हो और वो आप गुड्स के फॉर्म में भी ला सकते हो या असेट्स के फॉर्म में भी ला सकते हो। तो आपने ये देख लिया, इसका टोटल कैपिटल हो गया। मैं यहाँ पे कौन हो गई थी, जो बिजनेस में कैपिटल लेके आ रही हूँ, जो बिजनेस में पैसा डाल रही हूँ, मैं कौन हो गई थी यहाँ पे, आपने देखा था प्रोप्राइटर। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज जो देखी थी वो ये कि मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे लगे, तो मैंने अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकाले। सपोज 20,000 मैंने कैश निकाल लिया और मुझे अपने घर पे एक पार्टी करनी थी, रसगुल्ला पार्टी, तो मैंने 10,000 के गुड्स निकाल लिए, रसगुल्ले निकाल लिए। तो मैंने टोटल बच्चों कितना पैसा निकाल लिया, 30,000। ये मेरा क्या हो जाएगा, जो मैं बिजनेस में लेकर आऊंगी, चाहे वो गुड्स हो, कैश हो, असेट हो, वो मेरा कैपिटल। जो मैं बिजनेस से निकालूंगी अपने पर्सनल यूज के लिए, वो मेरा हो जाएगा बच्चों, हमने देखा था, ड्रॉइंग्स। तो यहां पे आपने टर्म्स देख लिए। प्रोप्राइटर जो स्टार्ट करता है बिजनेस, जो पैसा इसमें लेकर आएंगे बिजनेस में वो कैपिटल था, जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे वो ड्रॉइंग्स था। यहां पे हमने 3 टर्म्स देख लिए। चलिए, ये आपने एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया। अब हम जल्दी जल्दी स्पीड में सारे टर्म्स को रिवाइज करते जाते हैं। पहला हमने देखा था कैपिटल, वही अमाउंट इन्वेस्टेड जो था बाय एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। मनी या असेट्स के फॉर्म में हो सकता है, वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। कंपनीज में जो कैपिटल लेके आते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। अभी आप एक चीज यहां पे याद रख लो, पहली चीज जो यहां पे याद रखना है वो ये, कैपिटल को हम क्या क्या बोलते हैं बच्चों, ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं और नेट वर्थ भी बोलते हैं। तो आपसे ये भी आ सकता है एग्जाम में कि आपसे पूछ ले कि ओनर्स इक्विटी क्या है, बताओ नेट वर्थ क्या है। तो आपको लिखना यही है, आपको कैपिटल के बारे में ही लिखना है। अब एक चीज बच्चों यहां पे थोड़े से अपने छोटे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, वो ये कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि कोई अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है, जैसे कि यहां पे मैं अपने रसगुल्ले का बिजनेस चला रही थी, तो यहां पे जो कैपिटल लेके आएगा ना बच्चों, वो हो जाएगा प्रोप्राइटर। ठीक है, यहीं पर अगर
बिजनेस हो पार्टनरशिप का, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, और वो लोग जब कैपिटल लेकर आएंगे, मतलब आप ये समझ लो कि बिजनेस में पार्टनरशिप में कौन कैपिटल लेके आता है बच्चों? पार्टनर्स। अब यहां पे आपने ये चीज समझ ली। अब ये समझो कि कंपनी में, अगर कोई कंपनी है, उसमें कौन कैपिटल लेके आता है बच्चों? शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो आपने ये चीज समझ लिया, बहुत सिंपल। अगर सोल प्रोप्राइटर में जो कैपिटल लेकर आएगा वो है प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में जो कैपिटल लेके आते हैं वो होते हैं पार्टनर, और शेयर होल्डर्स जो है वो कैपिटल लेके आते हैं कंपनी में, मतलब कंपनी में जो कैपिटल लेंगे वो है शेयर होल्डर्स। अब आपने यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली समझ लिया। फिर हमने एक मैथमेटिकल डेफिनेशन देखी थी, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसका कॉन्सेप्ट हम बहुत आराम से समझेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कैपिटल क्या होता है? असेट्स में से लायबिलिटीज को घटाना। ये हमने कैपिटल डिस्कस कर लिया था। ठीक, चलिए फिर उसके बाद हमने प्रोप्राइटर हमने डिस्कस कर लिया था, वही इंसान जो पैसा लेकर आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और सारे रिस्क को उठा रहा है बिजनेस से जो रिलेटेड है। तो आपने कैपिटल का डेफिनेशन देख लिया, आपने प्रोप्राइटर देख लिया, आपने ड्राइंग्स देख लिया। ड्राइंग्स बच्चों हमने देखा था कि जो अमाउंट, जो कैश या जो गुड्स के फॉर्म में हम जो भी बिजनेस से निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, जो प्रोप्राइटर निकाल रहा है वो ड्राइंग्स होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि 30,000 रुपए मैंने अपने बिजनेस से टोटल 30,000 की वैल्यू के पैसे निकाले थे। तो अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ये देख लिया था। ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल, हमने ये भी देखा था। ऑब्वियसली अगर हमारा 1,50,000 का कैपिटल है, उसमें से अगर हमने 30,000 रुपए के ड्राइंग्स कर ली तो हमारा कैपिटल कम हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। ये आप लोगों ने देख लिया था। तो आपको ये हमेशा यह पता रहेगा कि ड्राइंग तो भाई कैपिटल कम ही करेगी क्योंकि हम उसमें से निकालेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी समझते जाते हैं। दूसरा हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था, लायबिलिटीज। यहाँ पे हमने स्टोरी में ये चीज़ देखी थी कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा था, मैंने अब सोचा कि अब मैं शॉप खोलूंगी, बड़ा लेवल पे बिजनेस करूंगी, ठेले पे नहीं करूंगी। फिर मैंने बैंक से लोन मांगा, तो बैंक ने जो मुझे लोन दिया, सपोज 10 लाख का लोन दिया, वो मैं 1 साल में नहीं चुका पाऊंगी। मैंने एक बेसिकली बैंक से लोन लेके अपने सर पे क्या ले लिया? एक बोझ ले लिया, एक बर्डन ले लिया। ठीक है, उसको मैं 1 साल में नहीं चुका पाऊंगी, उस बोझ को उतार नहीं पाऊंगी। हमको बैंक लोन जनरली 5 से 10 साल के लिए हम लोग लेते हैं। तो हमने ये देखा, पहले लायबिलिटीज क्या हो गई हमारी, हमने ये समझ लिया बच्चों कि बोझ या बर्डन हमारी लायबिलिटीज होती है। ऐसा कोई भी अमाउंट जो बिजनेस को किसी को पे करना है, जो ड्यूज क्लियर करने हैं, उधारी चुकानी है, वो मेरी लायबिलिटी है। फिर हमने 2 टाइप की लायबिलिटीज देखी, नॉन करेंट, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में बच्चों हमने ये देखा था, ऐसी लायबिलिटीज जिनको हमें 1 साल से ज्यादा में चुकाना है। तो हमने यहां पे एग्जाम्पल क्या देख लिया था, जो हमारा बैंक लोन था। ठीक है, करंट लायबिलिटीज बच्चों वो थी जो हमें 1 साल से कम में चुकानी है। यहां पे एग्जाम्पल हमने किनका देखा था बच्चों? क्रेडिटर्स का। तो क्रेडिटर्स, फिर हमने सीखा था टर्म क्रेडिटर्स क्या होते हैं। जैसे A, B, C, जिन तीनों लोगों से मैं वो अलग अलग फ्लेवर के रसगुल्ले खरीद रही थी, मैंने उनसे बोला कि भाई मैं आप लोगों से 50,000 के रसगुल्ले खरीदूंगी, मैं इतना बल्क में आपसे खरीद रही हूँ, लेकिन पैसा आज नहीं दे पाऊंगी, पैसा आपको 3 महीने बाद दूंगी। तो मैंने क्या किया बच्चों? उनसे उधारी ले लिया, लेकिन मैं कितने टाइम में पे करने वाली हूँ? 3 महीने में पे करने वाली हूँ, मतलब 1 साल से कम में पे करने वाली हूँ। तो वो A, B, C कौन हो जाएंगे? जिनसे मैंने उधार लिया वो मेरे क्रेडिटर्स हो जाएंगे। ठीक है, और जो मेरा 1 ईयर के अंदर, क्योंकि मैं उनकी उधारी चुकाने वाली हूं, इसलिए वो मेरे किसके अंडर आ जाएंगे बच्चों? करंट लायबिलिटीज। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया कि अच्छा, नॉन करंट में हमने देखा था कि बड़ा लोन लिया, बैंक लोन लिया, जो 1 साल से ज्यादा में चुकाएंगे, और करंट लायबिलिटी में हमने देखा था कि 1 साल से कम में जिनको हमें उधारी चुकानी है वो हमारी करंट लायबिलिटीज में आएंगे। एग्जाम्पल क्रेडिटर्स। आपको लायबिलिटी भी क्लियर हो गई, क्या है? बोझ और बर्डन। बस ये याद रखना है आपको, बहुत ही बढ़िया, आपको सब याद है, मुझे समझ में आ रहा है। चलिए, फिर हमने देखा था असेट्स क्या होता है। हमने देखा था कि असेट्स ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिनका जरूरत पड़ती है हमें डे टू डे अपने बिजनेस को कंडक्ट करने में। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं असेट्स जिनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है।
किसी भी प्रकार में, ठीक है। हो सकता है उन चीज़ों से हमारा कैश जनरेट हो, आगे जाके हमको कैश मिले, पैसा मिले, इनकम हो हमारी उन चीज़ों के कारण। तो ये सब हमारे असेट्स होते हैं। हमने एग्जाम्पल देखे थे जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, ये सब चीज़ें हमारी असेट्स हो जाती हैं। लेकिन फिर हमने असेट्स का 2 डिवीजन किए थे। जैसे हमने लाइबिलिटीज़ का किया था, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। वैसे असेट्स का हमने 2 देखा था, नॉन करेंट असेट्स और करंट असेट्स। फिर हमने फिक्टिशियस असेट्स भी अलग से एक लेक्चर में समझा था। तो वो फिक्टिशियस असेट्स हम अभी भी, आज भी, बाद में एकदम एंड में रिवाइज करेंगे। अभी बस आप ये समझ लो 3 हो गए असेट्स, नॉन करेंट, करंट और फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट सिर्फ एक पार्ट है, वो रियल में असेट होता नहीं है, ठीक है, ये भी हमने देखा था, बट इसको हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करने का। चलो, तो नॉन करंट असेट्स बच्चों कौन, हमने क्या देखा था? ऐसे असेट्स जो नॉट फॉर सेल हैं, ऐसे असेट्स जो हमने खरीदे हैं लेकिन उनको बेचने के इंटेंशन से नहीं खरीदा है, उनको हमने एक लॉन्ग टर्म का, हमारे इंटेंशन क्या है बच्चों यहां पे? लॉन्ग टर्म चलाने का। यहां पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे बच्चों क्या होता है, हमारा फिक्स्ड एसेट्स हो गए, क्या क्या हो गए यहां देख लो आप। जैसे बच्चों हमारा फिक्स्ड एसेट्स हो गए जिसमें हमारा बिल्डिंग आ गया, शॉप आ गया, फर्नीचर आ गया, है ना, या कंप्यूटर्स आ गया। ये सब आपने खरीदा है लेकिन अपना बिजनेस को चलाने के लिए खरीदा है, रन करने के लिए, उसको आपको बेचने के लिए नहीं खरीदा। तो फिक्स्ड एसेट्स हो गए। उसके अलावा कुछ, ये तो टेंजिबल है, जिनको आप देख और छू सकते हो, जिनको देख और छू सकते हो वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं। कुछ इनटेंजिबल एसेट्स भी आते हैं बच्चों हमारी, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया। आपने कोई सॉफ्टवेयर डलवा लिया अपने कंप्यूटर में आपके बिजनेस को रन करने के लिए, तो उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो असेट है आपके लिए, तो वो आपका नॉन करंट असेट्स में ये सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि इनको आपने डे टू डे यूज के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदा है। इनको आपने खरीद के बेचने के लिए नहीं लिया है, इनको खरीद के यूज करने के लिए लिया है। तो आपने देख लिया था नॉन करंट असेट हमारे नॉट फॉर सेल होते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे होते हैं, लॉन्ग टर्म का इंटेंशन होता है हमारा। करंट असेट्स में हमने बच्चों देखा था, करंट असेट्स में आप लोगों ने देखा था कि ये जो है हम लोग कैश में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। ऐसे असेट्स जिनको हम 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे करंट असेट्स हो जाते हैं। जैसे हमारी करंट लाइबिलिटीज होती थी, याद है, जो 1 साल के अंदर हमें पे करनी है। तो बच्चों यहां पे हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे यहां पे हमारे गुड्स आ गए, गुड्स या स्टॉक बोल दो आप, है ना, मतलब मैंने रसगुल्ले का जो स्टॉक मेरा है वो मैंने क्यों, वो मैं बेचने के लिए लिया है, तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन बच्चों क्या हो गया? सेल का इंटेंशन। यहाँ पे मेरा नॉट फॉर सेल का इंटेंशन था, यहाँ पे मेरा सेल का इंटेंशन हो गया, तो गुड्स हो गए। उसके अलावा बच्चों और क्या आ सकता है? जैसे डेटर्स आ सकता है। डेटर्स क्यों? क्योंकि जैसे अगर किसी, डेटर्स कौन होते हैं हमने ये भी समझा था, जिनको मैंने उधारी में बेचा है। अगर कोई दूसरा इंसान मुझसे उधार लेके जा रहा है, जिससे मैं उधार ले रही हूँ वो मेरा क्रेडिटर, और जो मुझसे उधार ले रहा है वो मेरा डेटर। और डेटर जनरली 1 साल के अंदर आपको पैसा दे देते हैं। तो आपने ये भी देख लिया कि कैश में आपका कन्वर्ट हो जाता है वो असेट विद इन 1 ईयर, इसलिए डेटर्स भी हमारे क्या हो गए बच्चों? करंट असेट्स हो गए। तो आपने देख लिया असेट्स, नॉन करंट असेट, करंट असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स हम लोग आराम से आगे समझेंगे, ठीक, इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, ये भी याद था आपको। क्रेडिटर्स बच्चों हम लोगों ने देखा था, ABC, जिनसे हमने उधारी में रसगुल्ला लिया, उनको 3 महीने बाद बोला कि आपको पेमेंट करेंगे, तो ABC मेरे यहाँ पे कौन हो गए थे बच्चों? क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। फिर डेटर्स बच्चों, हमने इसमें एग्जाम्पल देखा था कि 5 स्टार होटल वाले आ गए हमारे पास कि अरे आपके रसगुल्ले तो बहुत फेमस हो रहे हैं, हमें अपने रेस्टोरेंट में रखना है, आपके रसगुल्लों को एज अ मेन्यू में रखना है, तो हम आपसे 1 लाख के रसगुल्ले ले जाएंगे, लेकिन हम आपको पेमेंट जो है आज नहीं दे पाएंगे, 2 महीने बाद देंगे। तो मैंने उनको उधारी पे 1 लाख के रसगुल्ले दे दिए और उनको कहा कि आप 2 महीने बाद मुझे ये 1 लाख रुपए चुका देना। तो वो 5 स्टार वाले कौन हो गए थे बच्चों? मेरे डेटर्स हो गए थे। आपने ये क्रेडिटर और डेटर का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लिया। फिर हमने देखा था बच्चों ट्रेड पेबल्स। तो आपको मैंने बस कहा था इसमें सिर्फ इतना याद रखिए बच्चों, इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि मेरे क्रेडिटर्स
प्लस बिल्स पेबल जो है वो मेरा आता है ट्रेड पेबल्स में, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आ जाता है मेरा, ट्रेड रिसीवेबल्स में बच्चों मेरा आ जाता है क्रेडिटर्स की जगह डेटर्स हो जाएगा, क्योंकि रिसीवेबल है ना, पैसा मिलने वाला है, डेटर्स प्लस आपके बिल्स रिसीवेबल। बस आपको इतना याद रखना है। ट्रेड पेबल में क्या हो गया, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, ट्रेड रिसीवेबल में क्या हो गया, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। फिर बच्चों हम लोगों ने देखा था कि रिसिप्ट्स क्या होता है, रिसीट्स, तो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जिसमें हमने देखा था या तो मिल चुका है अमाउंट या मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है, क्योंकि हमने या तो गुड्स बेचे हैं या हमने असेट्स बेचे हैं। फिर हमने देखा था कि असेट्स को बेच के अगर वो अमाउंट मिला है या मिलने वाला है, वो मेरा हो गया था कैपिटल रिसिप्ट। गुड्स को अगर वो बेच के अमाउंट मिला है या मिलने वाला है, वो मेरा हो गया था रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आज मैं एक छोटी सी चीज आपको और बता देती हूं बच्चों, वो मैं स्टेटमेंट बोलने वाली हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो चीज मेरे लिए गुड्स है या आपके लिए गुड्स है, जरूरी नहीं वो किसी और के लिए भी गुड्स होगी। मतलब मैम समझे नहीं, देखो सपोज बच्चों फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर अगर मैं हूं तो मेरे लिए बच्चों फर्नीचर जो है वो गुड्स होगा, सॉरी वो असेट होगा, क्योंकि उसको मैंने खरीदा है बेचने के इंटेंशन से नहीं, रखने के इंटेंशन से, यूज करने के इंटेंशन से। तो ये फर्नीचर जो है, मैं रसगुल्लों में ट्रेड करती हूं, मैं रसगुल्लों को बेचती खरीदती हूं, तो फर्नीचर क्या होगा बच्चों, मेरा असेट होगा। वहीं पर अगर कोई कारपेंटर है, किसी की फर्नीचर की शॉप है, ठीक है, उसके लिए बच्चों ये फर्नीचर क्या हो जाएगा बच्चों, उसके लिए ये फर्नीचर हो जाएगा गुड्स। क्यों, क्योंकि वो फर्नीचर में खरीदता बेचता है, वो फर्नीचर को खरीदता है या बनाता है और बेचता है, वो फर्नीचर में ट्रेड करता है, उसका बिजनेस ही फर्नीचर वाला है। सिमिलरली एक और एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं, बिल्कुल आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिल्डिंग, बच्चों अगर मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, वो मेरे लिए क्या होगी बच्चों, मेरे लिए असेट होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको लॉन्ग टर्म के इंटेंशन से खरीदा है। लेकिन वहीं पर अगर कोई बिल्डर है, उसके लिए बच्चों बिल्डिंग क्या हो जाएगी, उसके लिए गुड्स होगी, क्योंकि वो तो बिल्डिंग में ट्रेड कर रहा है, उसके लिए गुड्स है बिल्डिंग, वो खरीदता बेचता है, बनाता है बेचता है, जो भी करता है, बट वो ट्रेड कर रहा है बिल्डिंग्स में। अब आपको समझ में आ गया मैंने स्टेटमेंट जो बोला था, जो मेरे लिए और आपके लिए गुड्स हैं, जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी गुड्स हो सकता है वो उसके लिए असेट हो। अगर मैं और आप, हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं, हम लोग का फर्नीचर का बिजनेस है, तो वो हमारे लिए गुड्स है, लेकिन कोई और जो फर्नीचर को लॉन्ग टर्म के यूज के लिए खरीद रहा है, उसके लिए वो गुड्स नहीं है बच्चों, वो असेट है। अब आपने ये चीज बिल्कुल समझ ली। तो अब बस ये रिसिप्ट्स में आपको ये चीज समझ में आ गई, असेट्स और गुड्स के बीच में किसके लिए कब कौन असेट होगा और किसके लिए कब कौन गुड होगा, ये आपने समझ लिया। अब आपको बस इसमें ये याद रखना है कि जो अमाउंट मिला है या मिलने वाला है, ठीक है, वो मेरा रिसीट है। अगर असेट्स को बेच के वो रिसीट आ रही है तो वो मेरा कैपिटल रिसीट है। अगर गुड्स को बेच के वो रिसीट आ रही है, वो मेरी रेवेन्यू रिसीट है। इसको हम रेवेन्यू भी बोलते हैं, हम इसको रेवेन्यू भी बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाला टॉपिक देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में बच्चों हमने देखा था ऐसा अमाउंट जो हमने स्पेंड किया है, क्यों करा है, या तो लायबिलिटी इनकर की है, क्यों, असेट अक्वायर करने के लिए या गुड्स या सर्विसेज के लिए। मतलब मैंने कुछ भी खर्चा किया है, ठीक है, कुछ भी मैंने बोझ अपने सर पे ओढ़ा है, क्यों, क्योंकि मुझे कुछ अक्वायर करना है, या तो वो असेट होगा या मुझे गुड्स अक्वायर करना है, गुड्स या सर्विसेज। जैसे हमने आपने अभी देखा रिसिप्ट्स क्या होता है, वैसे हम एक्सपेंडिचर भी देख रहे हैं। एक्सपेंडिचर मतलब ये मान के चलो खर्चा, खर्चा जो पैसा स्पेंड कर रहे हो। अब इसमें हमने देखे थे तीन पार्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमने फिक्टिशियस असेट्स के साथ डिस्कस किया था, तो आज रिवीजन में भी हम उसको एंड में फिक्टिशियस असेट्स और डेफर्ड रेवेन्यू को साथ में देखेंगे। आज देख लो बस कैपिटल, अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो। चलो कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चों आपने देखा था ऐसा खर्चा जो आपने असेट को अक्वायर करने के लिए करा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा जो अदर देन असेट्स होता है। जैसे आपके खर्चे जो हो गए असेट के अलावा, क्या क्या हो गया बच्चों? सैलरी हो गया, आपने सैलरी पे करी, आपने रेंट दिया, शॉप जैसे आपने शॉप खोली है तो उसका रेंट दे रहे हैं आप, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हैं अपने बिजनेस में, ये आपके सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए। असेट अगर आपने एक बार एग्जांपल आपने मशीनरी खरीदी, ठीक है, या बिल्डिंग खरीदी या कंप्यूटर खरीदा, तो आपने देख लिया कि जैसे असेट को बेचने से कैपिटल रिसीट होती है ना, और गुड्स को बेचते हैं तो जो आता है पैसा उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। सिमिलरली असेट को अगर खरीदते हो तो भाई क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और यहां पे अगर असेट के अलावा जो बाकी के खर्चे हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्योंकि वो आपके बिजनेस को रन करने के लिए जो आपके डे टू डे खर्चे हो रहे हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। एक चीज, एक पॉइंट और समझ लो, वो ये बच्चों कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बेनिफिट है ना हमें 1 साल से ज्यादा का देता है। इसका बेनिफिट जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। कभी भी मशीनरी आपको 1 साल से ज्यादा के लिए ही काम में आएगी, असेट वही होता है, ये हम सबको पता है। वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चों इसका जो बेनिफिट है ना 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे आपने कोई सैलरीड एम्प्लॉय लिया रखा जो आपके लिए काम करता है, ठीक है, तो आपका खर्चा उसी साल वो काम करेगा और वो आप खर्चा करते जाओगे, वो आपका उसी बेनिफिट 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा। या आपने रेंट दिया तो वो पर्टिकुलर उस पीरियड के लिए आपका पैसा दोगे और आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप जब मशीनरी का करते हैं तो ये आपने जैसे 10 लाख लगा दिए, वो आपको 10 सालों तक बेनिफिट देंगे। या आपने फोन खरीदा एग्जाम्पल, तो फोन आपको पता है 1 साल नहीं चलेगा, 3-4 साल के हिसाब से हम खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म इंटेंशन से ही खरीदते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो भी खर्चा असेट को एक्वायर करने के लिए होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और उसका जो है बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने देखा जो अदर देन असेट को अक्वायर करने के लिए खर्चा होता है, वो अदर देन असेट्स के लिए होता है, वो हमारा सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे खर्चे, और उसका बेनिफिट जो है 1 साल के अंदर ही एग्जॉस्ट हो जाता है। उसका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए मिलता है बस। इतना क्लियर? चलिए डेफर्ड रेवेन्यू हम बाद में समझेंगे। बहुत बढ़िया, एक्सपेंस भी समझ गए। अब बच्चों देखो, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना बच्चों, इसको हम एक्सपेंस भी बोलते हैं। अब इस एक्सपेंस के हम 2 पार्ट देखने वाले हैं, प्रीपेड क्या होता है और आउटस्टैंडिंग क्या होता है। जैसे आपने देखा था बच्चों, यहां पर मैं आपको दिखा दूं, एक बार आप ये देख लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस भी बोलते हैं और उसके 2 टाइप हो जाते हैं, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे बच्चों आपने यहां पे देखा था, यहां पे आपने जब देखा था कि रेवेन्यू रिसीट को हम रेवेन्यू भी बोलते हैं, वैसे ही बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो यहां पर अब आप एक्सपेंस के 2 पार्ट देखेंगे, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। तो बच्चों प्रीपेड में आपको याद होगा, मैंने आपको मोबाइल रिचार्ज का एग्जांपल दिया था, आपने आज 500 रुपए का रिचार्ज कराया, अब आपको 1 महीने तक वो बेनिफिट मिलने वाला है। पैसा आज दिया लेकिन बेनिफिट मिलने वाला है, वो मेरा प्रीपेड हो जाएगा। इसलिए आपको बोलते हैं ना प्रीपेड करा लो, रिचार्ज को हम प्रीपेड बोलते हैं, ये प्रीपेड हो गया। आउटस्टैंडिंग बच्चों क्या हुआ, जैसे मैंने एक एम्प्लॉय रखा, उसने 1 महीने तक काम किया, उसके बाद उसकी सैलरी ड्यू हो गई 40,000 रुपये, जो मुझे उसको पे करनी है। मतलब मैंने उसकी सर्विसेज ले ली, मैंने उससे काम करवा लिया, मैंने उससे बेनिफिट ले लिया, लेकिन मैंने उसको अभी तक पैसा नहीं दिया, तो वो मेरा खड़ा हुआ है खर्चा, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये मेरे हो जाएंगे जो एडवांस में दे दिया है। अब बिल्कुल जल्दी से समझ लो, जो एडवांस में पैसा दे दिया है, बेनिफिट मिलने वाला है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेनिफिट मिल गया है लेकिन पेमेंट अभी तक किया नहीं है, खर्चा मेरा अभी खड़ा हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपको ये भी समझ में आ गया कि एक्सपेंसेस के
दो पार्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर के तीन पार्ट होते हैं जो हमने देखे थे ये, और फिर इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हम एक्सपेंस भी बोलते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। बहुत बढ़िया, आपको सब समझ में आ रहा है, आप सब कुछ लिंक कर पा रहे हो अब। चलिए, इनकम या प्रॉफिट क्या होता है? तो बच्चों हमने समझा था रेवेन्यू क्या होता है, बस रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंस माइनस कर दोगे आपका इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि 1000 में से अगर आपने 800 रुपए का खर्चा किया, 1000 का रेवेन्यू 800 का खर्चा, तो आपको 200 रुपए का इनकम हो जाएगी या प्रॉफिट हो जाएगा। वही बच्चों हमने देखा था अगर आपने 1000 का कमाया लेकिन आपने 1500 का खर्चा कर दिया तो 500 रुपए बच्चों क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपके जो एक्सपेंस हैं, आपके जो खर्चे हैं वो रेवेन्यू से एक्सीड कर गए, उससे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये आपका इनकम या प्रॉफिट, और आपने लॉस भी समझ लिया जो कि हमारी अगली डेफिनेशन है। तो लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू, ये हमने देख लिया। अब बच्चों डिस्काउंट का हमने दो पार्ट्स देखे थे। डिस्काउंट आपको सबको पता है, आप लोग दुकान पे मांगते हैं, लेकिन उसके दो पार्ट समझ लो, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में हमने बच्चों एग्जांपल देखा था कि मेरा एक रसगुल्ला जो है वो 100 रुपए का था, तो एक बंदे ने मुझे बोला कि भाई मैं आपसे टोटल 10 रसगुल्ले खरीदूंगा, तो टोटल उसका बिल कितना बनता बच्चों, 1000 रुपए का। लेकिन उसने मुझे बोला कि आप मेरे को थोड़ा डिस्काउंट दो क्योंकि मैं आपसे बल्क में ले रहा हूं, मैं बल्क में ले रहा हूं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि ट्रेड डिस्काउंट में आपको याद आ गया कि जो भी चीज बल्क में लेते हैं उस पर अगर मैं उसको कुछ डिस्काउंट दे रही हूं, सपोज मैंने उसको बोला कि ठीक है आप मेरे को 1000 की जगह 950 ही देना, तो 50 रुपए बच्चों हमारा हो गया था ट्रेड डिस्काउंट। और हमने देखा था कि इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। फिर हमने कैश डिस्काउंट देखा था बच्चों, इसमें मैंने बोला था कि किसी ने मुझसे सपोज 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे, 10,000 का रसगुल्ले खरीदे, उसने मुझे बोला कि आपको मैं 10,000 3 महीने बाद दूंगा। मैंने बोला कि नहीं, अगर आप 10,000 3 महीने बाद दे रहे हो, अगर आप मुझे आज ही पैसा दे दोगे तो मैं आपको ये 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगी टाइमली पेमेंट करने के लिए, तो आपको सिर्फ 9,000 रुपए देना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो था ये हमारा हो गया था 1,000 रुपए, मेरा कैश डिस्काउंट हो गया था। और हमने देखा था कि जो कैश डिस्काउंट है बच्चों इसको हम बुक्स में लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब जल्दी से रिवीजन, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो बल्क में खरीदने पर डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट, उसको बुक्स में नहीं लिखते। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जो टाइमली पेमेंट करने पे होता है। अगर किसी ने मुझे 3 महीने बाद देने वाला था, मैंने उसको बोला कि आज दोगे तो डिस्काउंट दे दूंगी, वो कैश डिस्काउंट होगा और वो बुक्स में रिकॉर्ड होगा। बहुत बढ़िया, ये भी समझ गए। अब चलो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। रिबेट, तो बच्चों देखा था हमने रिबेट कि वो ना ट्रेड डिस्काउंट है ना कैश डिस्काउंट है, वो कुछ अलग ही है। वो क्या है, सपोज मैंने टी शर्ट्स बेची और जिन लोगों को टी शर्ट्स बेची उन्होंने जब बाद में जाके देखा, बेचने के बाद सेल हो चुकी थी, कि उसमें छोटा सा कुछ डिफेक्ट है, लेकिन टी शर्ट बाकी क्वालिटी ठीक है लेकिन उसमें कुछ छोटा सा डिफेक्ट है। तो उन्होंने मेरे को आके दिखाया कि मैम ये देखिए। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम कीजिए, वो डिफेक्ट ऐसा नहीं है, आप मुझसे 200 रुपये वापस ले लीजिए। सपोज 1000 रुपये की टी शर्ट थी वो, ठीक है। मैंने उनको बोला कि भैया एक काम करो, इस डिफेक्ट के लिए मैं आपको पैसा थोड़ा सा वापस कर देती हूँ, आपको 800 रुपये की पड़ेगी टी शर्ट, ये 200 रुपये मैं आपको रिटर्न कर रही हूँ। तो ये रिबेट हो जाएगा बच्चों, ये 200 रुपये जो है मेरा, ये मेरा रिबेट हो जाएगा। तो आपने ये देख लिया था कि रिबेट इज ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीटेड इन द पास्ट, मतलब सेल्स कंप्लीट हो चुकी थी पास्ट में, उसके बाद रिबेट अलाउ हुआ। इट इज अलाउड फॉर द रीजंस अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो उसने बोला कि रीजंस जो कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट के लिए होते हैं, उसके अलावा जो रीजंस होते हैं उनके कारण हम ये रिबेट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, जैसा मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया, टी शर्ट उसमें कुछ डिफेक्ट निकला या क्वालिटी खराब निकली, तो उसके अगेंस्ट जो मैंने उनको कुछ थोड़ा सा रिफंड दे दिया कि चलो आप इतना वापस ले लो पैसा अपना। बहुत बढ़िया, रिबेट भी समझ गए थे आप। चलो अब हमने समझा था बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है।
ठीक है, ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसा इकोनॉमिक इवेंट जिसमें दो पार्टीज एंटर होती हैं और जो हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस इनिशिएट कर देता है, मतलब हमें उस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। और हमने देखा था बिजनेस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर होना चाहिए वो, क्योंकि हमने बच्चों एक रूल पढ़ा था B+M का, जो B+M बिजनेस से रिलेटेड होगा और मॉनेटरी मनी टर्म्स को सेटिस्फाई करेगा, मनी में मेजर हो सकता है, उसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आपने ये देख लिया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। एग्जाम्पल हमने देखे थे, जैसे गुड्स सेल किए, परचेजेस ऑफ गुड्स, है ना, डेटर से कुछ पैसा मिला, क्रेडिटर को पेमेंट किया, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए बिजनेस ट्रांजैक्शन के। अगर मैंने कोई चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए करी है या कोई ट्रांजैक्शन पर्सनल यूज़ के लिए किया है, वो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो इकोनॉमिक इवेंट जो है वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन भी क्लियर हो गया। चलिए, अकाउंट बच्चों हमने बहुत सिंपल था, हमने देखा था कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड, जैसे आपने परचेजेस वाले जो हैं वो उनका एक अकाउंट बना दिया, परचेज अकाउंट बना दिया, है ना, परचेज हेड के अंडर आपने एक अकाउंट बना दिया, एक सैलरी हेड लेके आपने सैलरी के हेड के अंडर एक अकाउंट बना दिया। तो अकाउंट कुछ नहीं होता बेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड, एक हेड के अंडर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको मैं अकाउंट बोलती हूँ। तो ये मेरा परचेज अकाउंट हो जाएगा, ये मेरा सैलरी अकाउंट हो जाएगा। आपने ये भी समझ लिया था, बहुत बढ़िया। अब परचेजेस बच्चों, परचेजेस हमने देखा है, परचेजेस मतलब ऐसा कोई रॉ मटेरियल या गुड्स को खरीदना जिसको आपको रीसेल करना है। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जांपल था रसगुल्ला, हम रसगुल्लों को खरीद रहे थे ABC से और हम बेच रहे थे, तो जो रसगुल्लों को मैंने खरीदा वो मेरा परचेज हो जाएगा। अगर रसगुल्लों को खरीद के मैंने कैश तुरंत दिया है, पैसा दिया है उनको, तो वो मेरा कैश परचेज हो जाएगा। लेकिन अगर रसगुल्लों को खरीद के मैंने बोला कि नहीं मैं पेमेंट 3 महीने बाद करूंगी, मतलब उधारी पे लिया है, वो मेरा क्रेडिट परचेज हो जाएगा। हमने ये देखा था, ठीक है। तो आपने देख लिया, गुड्स परचेज फॉर कैश आर टर्म्ड एज कैश परचेजेस एंड गुड्स परचेजेस ऑन क्रेडिट आर टर्म्ड एज क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, परचेजेस आपने देख लिया था कि रॉ मटेरियल गुड्स खरीदना है फॉर रीसेल। चलो बहुत बढ़िया। सिमिलरली बच्चों, हमने फिर एक परचेज रिटर्न का देखा था कि मैंने ABC से रसगुल्ले खरीदे और मुझे लगा कि नहीं ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है, थोड़ी खराब क्वालिटी के बना के दिए हैं इस बार। तो मैंने क्या किया कि आप वापस लो। तो मैंने जो परचेज किया था उसको मैंने क्या किया बच्चों, रिटर्न किया, तो वो मेरा परचेज रिटर्न हो जाएगा। अब देखो, गुड्स परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, से दे आर डिफेक्टिव। मैंने जो सेलर थे ABC, उनको मैंने वापस कर दिया। अब क्योंकि ये हमने एक चीज और टर्म सीखी थी कि परचेज रिटर्न को हम और क्या बोलते हैं बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि वो बाहर जा रहा है वापस, हम रसगुल्लों को बाहर भेज रहे हैं, ले जाओ अपने रसगुल्ले वापस, उनके मुंह पे मार देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड इज द सेम थिंग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन टर्म्स को याद रखना है, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब सपोज मैंने कोई रसगुल्ला बेचा, कोई कस्टमर आके बोला कि नहीं ये तो आपका खराब क्वालिटी का आपने मुझे दिया है रसगुल्ला, आप वापस लीजिए। तो अब उसने जो मुझे वापस किया वो हो जाएगा मेरे लिए क्या बच्चों, सेल रिटर्न। ठीक है, सेल रिटर्न या क्या बोलेंगे उसको, रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि वो अंदर आ रहा है। रसगुल्ले जो मैं वापस कर रही थी, परचेज रिटर्न, वो रिटर्न आउटवर्ड थे। रसगुल्ले जो मैंने बेचे और किसी ने वापस किए, वो मेरे लिए सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड हो जाएगा। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। आपसे कोई बोलेगा अच्छा बताओ रिटर्न इनवर्ड क्या है, आप बोल दो कि सेल रिटर्न, सॉरी अभी पहले सेल रिटर्न देख रहे थे हम, हाँ ठीक है। तो गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न्स इनवर्ड। ठीक है, अब सेल्स भी देख लो। सेल्स तो बच्चों आपको पता ही है क्या है सेल्स, कुछ नहीं, मैंने रसगुल्ले बेचे, ऐसे गुड्स जो मैं बेच रही हूं वो मेरी सेल्स हो जाएगी। जैसे परचेजेस भी दो टाइप के होते थे, क्या, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, वैसे सेल्स भी दो टाइप के हो जाते हैं, कैश सेल, क्रेडिट सेल। ऐसी सेल, अगर रसगुल्ले बेच के तुरंत कैश मिल गया, मेरी कैश सेल हो गई। अगर रसगुल्ले बेचे, उन्होंने बोला 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, वो मेरी सेल तो हुई लेकिन क्रेडिट सेल हुई, क्योंकि वो मैंने उधारी पे बेचा है। तो अब आपको एक चीज समझ में आ जाती है, ठीक है, परचेज मतलब गुड्स खरीदना, सेल मतलब गुड्स को बेचना। अगर परचेज को कैश पे किया है, परचेज किया और कैश पे कर दिया, कैश परचेज। परचेज किया लेकिन उधारी पे किया, क्रेडिट परचेज।
और जो ए बी सी हो जाएंगे वो मेरे कौन हो जाएंगे, जिनसे मैं उधारी पे ले रही हूँ, क्रेडिटर्स हो जाएंगे। अब मैंने रसगुल्ला बेचा, सेल हुआ, अगर मेरे को सेल करके तुरंत कैश मिल रहा है तो मेरा कैश सेल हो गया। लेकिन अगर रसगुल्ला बेच के मुझे 2 महीने बाद पैसा मिलने वाला है, वो 5 स्टार होटल वालों ने जो कहा था कि आपको 2 महीने बाद पैसे देंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट सेल। और 5 स्टार होटल वाले लोग कौन हो जाएंगे, मेरे डेटर हो जाएंगे। आपने सीधे सीधे 6 टर्म सीख ली यहाँ पे, सिर्फ एक एग्जाम्पल से। तो बस कॉन्सेप्चुअली समझना है सब कुछ, आपको रटना नहीं है, कुछ भी रटाना नहीं है, क्योंकि आपको जिंदगी भर काम में आने वाले सारे टर्म्स। चलिए, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बच्चों हमने पढ़ ही लिया था, है ना। सेल्स जो मैंने की वो वापस कर दी अगर किसी ने। कॉस्ट बच्चों आपको पता ही, अगर टोटल अमाउंट जो मैं खर्चा कर रही हूँ किस लिए, कोई प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या कोई एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, वो टोटल खर्चा इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एन एट्रीब्यूट टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी, वो टोटल खर्चा मेरा कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा था वाउचर, वाउचर एविडेंस ऑफ अ बिजनेस है, बिजनेस के लिए प्रूफ है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। जैसे किसी ने मुझसे रसगुल्ला खरीदा, मैंने बिल निकाल के दिया कि ये लीजिए आपका बिल, है ना। अब जैसे मूवी देखने जाते हैं, मूवी में आपकी वो टिकट्स होती हैं, क्या मूवी देखने गए, वो क्या हो गया, वो भी एक वाउचर हो गया। लेकिन उसको हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो हमारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं, अगर बिजनेस से रिलेटेड हो तो वो डेफिनेटली वाउचर। तो वाउचर बच्चों क्या है, एक एविडेंस है, एविडेंस मतलब प्रूफ है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो घटना घटी है, उसका प्रूफ। एग्जाम्पल क्या थे बच्चों, जैसे कैश मेमो हो गया, इनवॉइस या बिल मैंने आपको बताया था, या किसी चीज़ की रिसीट दी, है ना, डेबिट क्रेडिट नोट्स जो होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि ये सब एविडेंस होता है बेसिकली वाउचर। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आपने बैड डेट्स देखा था कि जैसे 5 स्टार होटल वालों का मैंने आपको बताया था, मैंने उनको दिया 1 लाख के रसगुल्ले दे दिए और उन्होंने बोला कि हमको 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, लेकिन किसी कारण से वो उनका बिजनेस ठप पड़ गया, वो 5 स्टार होटल बंद हो गया, अब वो मुझे मेरे पैसे ही लौटा नहीं पा रहे, 1 लाख रुपए, वो कंगालिया हो गए, वो दिवालिया हो गए। तो वो जो 1 लाख रुपए बच्चों, वो मेरा बैड डेट्स हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा पैसा डूब गया, अब वो इररिकवरेबल है। बैड डेट इज द अमाउंट ओड टू द बिजनेस दैट इज रिटन ऑफ बिकॉज इट हैज बिकम इररिकवरेबल। और ये क्योंकि हमारे लिए एक नुकसान है, हमारा लॉस है, तो हम इसको डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बिल्कुल चिंता नहीं करने का, ये हम पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी बस समझो कि लॉस होता है, ऑब्वियसली आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है, कॉमन सेंस है ये। पैसा नहीं मिला, जिसने जो मुझे पैसा नहीं दे पाया, वो मेरा अमाउंट बैड डेट हो जाता है और वो मेरा नुकसान होता है। बैलेंस शीट आपने देखा था बच्चों, बैलेंस शीट कुछ नहीं बच्चों, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी की, कि भाई हमारे बिजनेस में कितनी, हमारे कंपनी की कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने असेट्स हैं। ये बैलेंस शीट जो है ये मेरे को फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पे देखिए वही बताया है उन्होंने। ठीक, चलो अब नेक्स्ट बुक वैल्यू बच्चों, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो भी आइटम, जैसे अगर मैंने मशीनरी ली, वो मैंने 1 लाख रुपए की बुक्स में रिकॉर्ड की हुई है, 1 लाख की वैल्यू से। आज भले उसकी वैल्यू कुछ भी हो, चाहे उसकी वैल्यू 1,50,000 हो, चाहे उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो, चाहे उसकी वैल्यू 2 रुपए भी क्यों ना हो, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो उसकी, लेकिन जो चीज, जो अमाउंट से मैंने अपनी बुक्स में लिख लिया है, वो मेरी उस चीज की बुक वैल्यू हो जाएगी। दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक, चलिए अब आगे था बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या होता है बच्चों, आपको पता है, हम बुक्स बनाते हैं, अपने जो भी डेली की घटनाएं घट रही हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड। इसमें क्या क्या आ जाते हैं बच्चों, कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल, लेजर, ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारी जो घटनाएं घटी हैं उनको मैं रिकॉर्ड करती हूँ, उनको क्लासीफाई करती हूँ। क्लासिफिकेशन याद है, क्लासिफिकेशन हम लेजर में जाके पोस्ट करते हैं, उसको अपने अपने अकाउंट में भेज देते हैं, जैसे हम बॉल्स को भेज देते थे उनके कलरफुल बॉक्स में, वैसे ही। और जर्नल में हम लोग सारी घटनाओं को एक साथ लिखते हैं, रिकॉर्डिंग वाला प्रोसीजर। रिकॉर्डिंग के बाद हमारा क्लासिफिकेशन होता है। चलो ये भी आ गया आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, जिनमें सारे घटनाओं को लिखा जाता है। डेप्रिसिएशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या कि अगर फिक्स्ड असेट्स, उनके वैल्यू में कोई गिरावट आ रही है, सपोज, ठीक है, जैसे आपने आज फ़ोन लिया 20,000 रुपये का, और वो आप जब 1-2 साल बाद बेचने जाएंगे तो 20,000 का नहीं बिकेगा, वो कम का बिकेगा, तो जो गिरावट आई ना बच्चों, वो डेप्रिसिएशन होता है।
इसके मेथड्स क्या होते हैं, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सब कुछ हम डेप्रिसिएशन चैप्टर में सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो, वैल्यू में गिरावट, असेट की वैल्यू में गिरावट इज डेप्रिसिएशन। फिर एंटिटी बच्चों हमने पढ़ा था, एंटिटी मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो परफॉर्म कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल क्या हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा इंडस्ट्रीज हो गया, बजाज ऑटो हो गया, कुछ भी हो गया। बिजनेस एंटिटी वही जो एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टैब्लिश की है हमने बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस की एक्टिविटीज करने के लिए। इसमें क्या क्या आ गया, कंपनीज, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म्स। प्रोप्राइटरशिप फर्म्स में जो कैपिटल लेके आता है प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल लेके आता है पार्टनर, कंपनीज में जो कैपिटल लेके आते हैं उनको हमने बोला था शेयर होल्डर। यहां पे आपका एक और कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो गया। बस ऐसे आपको सब कुछ लिंक करते हुए चलना है। एंट्री, अ ट्रांजैक्शन एन इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। कुछ नहीं, घटना घटी, बस एंट्री कर लो उसकी। घटना घटी और उसको बुक्स में लिख लेना, उसको हम एंट्री बोल देते हैं, ठीक है। तो जब उसको हम लिख देंगे बुक्स में, वो एंट्री हो जाएगी। इंसॉल्वेंट का मतलब हमने समझा था, मतलब कंगालिया, जो अपने उधारियों को चुका नहीं सकता। आज मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है जेब में, मैं अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने बैंक का लोन नहीं चुका पा रही हूँ, तो मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊंगी और मेरा बिजनेस फिर वाइंड अप करना पड़ता है। वो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया था इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट। सॉल्वेंट जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, जो पे कर सकता है अपने डेट्स। मैं अपने क्रेडिटर्स को भी पेमेंट कर सकती हूँ, मैं अपना लोन भी, इंस्टॉलमेंट भी भर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स बच्चों हमने देखा था, इसमें क्या क्या आ जाते हैं हमारे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट। तो आपने ये देख, ये इसका अलग से एक चैप्टर है और ये हम सीखेंगे इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, कैसे एंट्रीज होती हैं इनमें, कैसे क्या प्रिपरेशन होता है, सब कुछ सीखेंगे। सिर्फ अभी याद रखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आ जाता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको हम कंपनीज के केस में क्या बोल देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। बस नाम है चीज सेम, नाम थोड़ा अलग कर दिया कंपनीज के लिए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हमने फिर बच्चों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमने डॉक्टर मशहूर गुलाटी को अपने रसगुल्ले बेचने के लिए, अपने रसगुल्ले को प्रमोट करने के लिए उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने हमसे लिए 1 करोड़ रुपए, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए मुझे सिर्फ इस साल बेनिफिट नहीं देने वाला है, वो मुझे आगे के कुछ सालों में भी बेनिफिट देने वाला है। वो खर्चा जो मेरा एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग का है, तो मैं इस साल सिर्फ कितना 25 लाख रुपए इस साल करती हूँ चार्ज, बाकी मैंने 25 25 25 में डिवाइड कर दिया था सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। तो बच्चों ये जो 1 करोड़ रुपए हो गया, इसलिए ये मेरा खर्चा तो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्योंकि इसको हम डेफर कर रहे हैं, इसको हम बांट रहे हैं आने वाले सालों में, इसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं, इसलिए मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया था, ठीक। तो अब ये जो है, ये जो 75 लाख हमने जो नहीं चार्ज किए, ये 25 लाख हमने राइट ऑफ कर दिया अपने पीएनएल में, लेकिन जो 75 लाख हमने नहीं राइट ऑफ किया, इसको हम कैसे दिखाएंगे बुक्स में बच्चों, फिक्टिशियस असेट्स के नाम से। ये देखिए फिक्टिशियस एसेट आपने देखा था, दे आर लॉसेस नॉट रिटन ऑफ, ठीक है। अब आपको एकदम क्लियर हो गया कि ये ना टैंजिबल एसेट्स है ना ही इनटैंजिबल एसेट्स है, क्योंकि असेट्स है ही नहीं एक्चुअल में ये लॉसेस है जो हमें आगे जाके हमने उनको डिफर कर दिया है 1 साल में ना चार्ज करके। फिर हमने देखा था 2 रीजन है जनरली जिनके कारण कंपनीज नहीं करती 1 साल में। अगर आप 1 करोड़ पहले ही साल में कर दोगे तो हो सकता है आपको अपनी बुक्स में लॉस दिखाना पड़ जाए, क्योंकि 1 करोड़ बहुत हैवी अमाउंट होता है, बहुत लार्ज अमाउंट होता है, और वो आपको 1 साल 1 करोड़ जो है वो बहुत टाइम तक बेनिफिट भी देने वाला है। तो उसको आप इसलिए उसको बांट देते हो, आपको जितने सालों में लग रहा है कि वो बेनिफिट देगा आप उसको पोस्टपोन कर देते हो, बांट देते हो, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमारा चैप्टर 2 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग खत्म हो रहा है। रिवीजन, क्विक रिवीजन आज हमारा खत्म हो गया। आई होप आपको एक एक कॉन्सेप्ट रिकॉल हुआ है और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है अच्छे से। कोई भी डाउट्स है प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में लिखिए। बाकी मैंने क्वेश्चंस जो है हमारे टीएस गरेवाल के और हमारे एनसीईआरटी के भी, वो भी सब अलग लेक्चर्स में कवर होंगे, तो उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करना। हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक एक एमसीक्यू, एक एक एचओटीएस और इवन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होगी वो हम सॉल्व करेंगे साथ में,
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज बड़ा मज़ा आया हो। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।